हमारी आधुनिक दुनिया वो एक तरह से पाइपों के एक अदृश्य नेटवर्क पर ही चलती है। हाँ बिल्कुल। तेल और गैस से लेकर बिजली बनाने वाले प्लांट, केमिकल फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि जो हम खाते पीते हैं वो इंडस्ट्री भी इन पर ही निर्भर है। हम इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारी सभ्यता की, आप कह सकते हैं, धमनियों की तरह है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है जब ये धमनियां, मतलब ये पाइपलाइंस कमजोर हो जाती हैं या उनमें कोई रुकावट आ जाती है? ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर एक पाइप भी फेल हो गया ना, तो इसका असर बहुत भयानक हो सकता है। सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। हाँ, हम सबने खबरों में बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में सुना है, और अक्सर उनकी जड़ में पाइपिंग से जुड़ी कोई ना कोई विफलता ही होती है। तो आज हम इसी छिपी हुई दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स का पूरा ढांचा है, जिसका नाम है पाइपिंग इंस्पेक्शन, तकनीकें, मानक और सर्वोत्तम प्रथाएं। जी, हम इसी के आधार पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन महत्वपूर्ण पाइपलाइनों की सुरक्षा, मजबूती और भरोसे को कैसे पक्का किया जाता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस परत को खोलते हैं। ये सिर्फ पाइपों की जांच के बारे में नहीं है, ये उन तकनीकों को समझने के बारे में है जो बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं को होने से रोकती हैं। बिल्कुल, ये प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हम समस्या होने का इंतजार नहीं करते, उसे पैदा होने से पहले ही पकड़ लेते हैं। सही। ये एक तरह की जासूसी है, जहां सुराग ढूंढकर आने वाले खतरे को टाला जाता है। जब हम पाइप के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक वो धातु का ट्यूब आता है। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पाइप कई अलग अलग चीजों से बनते हैं और सही चीज चुनना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल सही। पाइप की सामग्री इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अंदर क्या बह रहा है, किस तापमान और दबाव पर बह रहा है। अच्छा। सबसे आम है कार्बन स्टील। ये मजबूत है, सस्ता है और ज्यादातर कामों के लिए बढ़िया है, जैसे पानी, भाप या आम गैसों के लिए। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, कुछ माहौल में इसमें आसानी से जंग लग सकती है। एक मिनट, अगर कार्बन स्टील में आसानी से जंग लगती है तो हर कोई स्टेनलेस स्टील का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्या ये सिर्फ लागत का मामला है या कोई और वजह भी है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टेनलेस स्टील वो कार्बन स्टील से काफी महंगा होता है। अच्छा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल वहां होता है जहां जरा से भी मिलावट या जंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हाँ, या फार्मास्यूटिकल्स में, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, जहां बहुत ज्यादा रिएक्टिव तरल पदार्थ होते हैं। तो ये जरूरत पर निर्भर करता है। और पावर प्लांट या रिफाइनरियों जैसी जगहों का क्या, जहां मतलब तापमान और दबाव दोनों ही बहुत ज्यादा होते होंगे? वहां तो सामान्य स्टील काम नहीं करेगा। सही कहा आपने। उन चरम स्थितियों के लिए उसके लिए खास तौर पर एलॉय स्टील बनाया जाता है। एलॉय स्टील? जी, इसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं, जो इसे बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव सहने की ताकत देती हैं। ठीक है। और फिर एक पूरी अलग दुनिया है गैर धातु सामग्री की, जैसे पीवीसी या पीटीएफई। ये तो प्लास्टिक हुए। हाँ, एक तरह के प्लास्टिक हैं। ये जाहिर है कि उतना दबाव नहीं झेल सकते, लेकिन ये केमिकल्स के लिए बहुत प्रतिरोधी होते हैं और सस्ते भी। तो कम दबाव वाले कामों के लिए ये बेहतरीन है। ये तो पूरा एक सिस्टम है, सिर्फ पाइप नहीं। और जितने ज्यादा हिस्से होते हैं उतनी ज्यादा जगहों पर गड़बड़ी हो सकती है। तो पाइप के अलावा और क्या-क्या होता है इसमें? हाँ, एक पाइपिंग सिस्टम कई हिस्सों से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो फिटिंग्स होती हैं, जैसे कोहनी, एल्बोज। हाँ, एल्बोज और टीज। ये पाइप को मोड़ने या शाखाओं में बांटने के काम आती हैं। ठीक है। फिर होते हैं वॉल्व, जो किसी नल की तरह बहाव को कंट्रोल करते हैं, उसे खोलते, बंद करते हैं या कम ज्यादा करते हैं। और जब एक पाइप को मान लीजिए किसी पंप या टैंक जैसे बड़े उपकरण से जोड़ना हो, तब क्या करते हैं? उसके लिए फ्लैंज का इस्तेमाल होता है। ये पाइप के सिरों पर लगी गोल प्लेटों की तरह होती हैं, जिनमें छेद होते हैं। अच्छा, और दोनों तरफ की प्लेटों को एक साथ रखकर बोल्ट से कस दिया जाता है। सही। लेकिन शायद सबसे अहम हिस्सा होते हैं वेल्ड्स। जब दो पाइपों को स्थायी रूप से जोड़ना होता है तो उन्हें वेल्ड किया जाता है। तो इसका मतलब वेल्ड ही हाँ, वही पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी हुआ, है ना? अगर वेल्डिंग ठीक से नहीं हुई तो सबसे पहले वहीं से लीकेज होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक कमजोर वेल्ड पूरे सिस्टम की विफलता का कारण बन सकता है। इसलिए वेल्ड का इंस्पेक्शन सबसे ज्यादा ध्यान से किया जाता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि सिस्टम में क्या-क्या होता है, तो सवाल ये उठता है कि ये मजबूत दिखने वाले पाइप आखिर खराब होते कैसे हैं? स्रोत इन्हें विफलता के तरीके या फेलियर मोड्स कहते हैं। हाँ, और ये पाइप के दुश्मन है।
और कई तरह के हैं। तो कौन कौन है ये दुश्मन? सबसे आम और जाना माना दुश्मन है संक्षारण, यानी जंग लगना। जंग लगना। ये भी कई तरह का होता है। एक है यूनिफॉर्म करोजन, जिसमें पाइप की दीवार अंदर या बाहर से एक समान रूप से पतली होती जाती है। अच्छा, तो ये तो धीमा होता होगा। हाँ, ये धीमा होता है और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब अगर हम समय समय पर दीवार की मोटाई नापते रहें तो हम बता सकते हैं कि पाइप कब बदलना है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा खतरनाक दुश्मन भी होंगे। हाँ, और वो है पिटिंग करोजन। पिटिंग। हाँ, ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक छोटे से बिंदु पर हमला करता है। पाइप में अंदर की तरफ छोटे छोटे गड्ढे या सुराख बन जाते हैं जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखते। ओहो। ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो पाइप को अंदर से खोखला कर देता है और अचानक विफलता का कारण बन सकता है। और एक और प्रकार का जिक्र है स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। ये क्या है? तो यूं समझिए कि पाइप पहले से ही तनाव में है। किस तरह का तनाव? शायद अंदर के दबाव की वजह से या फिर जिस तरह से उसे लगाया गया है। अब अगर उसी माहौल में कोई संक्षारक तत्व भी मौजूद हो तो ये दोनों मिलकर पाइप में बहुत बारीक दरारें पैदा कर देते हैं। अच्छा। इसी को स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग कहते हैं। ये दरारें धीरे धीरे बढ़ती हैं और एक दिन पाइप अचानक फट सकता है। संक्षारण के अलावा स्रोतों में कटाव का भी जिक्र है। हाँ, कटाव तब होता है जब पाइप के अंदर बहने वाला तरल बहुत तेज गति से बह रहा हो या उसमें कुछ मिला हो, जैसे रेत की अंदरूनी सतह को रेगमाल की तरह घिसते रहते हैं। और ये मोड़ों पर ज्यादा होता होगा। सही पकड़ा आपने। ये समस्या खासतौर पर पाइप के मोड़ों पर होती है, यानी उन एल्बोज पर। वहां तरल की दिशा अचानक बदलती है और वो जोर से दीवार से टकराता है, जिससे कटाव और तेज हो जाता है। इनके अलावा कोई और वजह भी है? कोई बाहरी वजह? जरूर। मैकेनिकल क्षति एक आम समस्या है, जैसे प्लांट में काम के दौरान किसी भारी चीज का पाइप से टकरा जाना, जिससे उसमें डेंट पड़ जाए या खरोच आ जाए। हाँ। और एक बहुत ही दिलचस्प विफलता का तरीका है थकान, फटीग। थकान? पाइप भी थकते हैं? एक तरह से हाँ। जब किसी पाइप पर बार बार दबाव या तापमान का उतार चढ़ाव होता है, मान लीजिए एक प्लांट जो हर दिन चालू और बंद होता है, तो उसकी धातु कमजोर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी तार को बार बार एक ही जगह से मोड़ें तो वो अंत में टूट जाता है। ठीक है, तो दुश्मन कई हैं और वे छिपे हुए हैं। अब सवाल ये है कि इन अदृश्य दुश्मनों का पता कैसे लगाया जाए, खासकर जब वे पाइप के अंदर हों और बाहर से कुछ भी न दिख रहा हो। क्या इसके लिए हर बार पाइप को काटकर देखना पड़ता है? ऐसा करना तो लगभग नामुमकिन होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इंजीनियरिंग का जादू काम आता है, जिसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या एनडीटी कहते हैं। एनडीटी? इसका मतलब है किसी चीज को बिना तोड़े फोड़े या नुकसान पहुंचाए उसकी अंदरूनी जांच करना। ये एक डॉक्टर की तरह है जो बिना ऑपरेशन किए शरीर के अंदर देख लेता है। तो ये एनडीटी एक तरह का टूल बॉक्स है। इसमें कौन कौन से औजार होते हैं? हाँ, ये एक जासूस के टूल किट की तरह है और हर काम के लिए एक अलग औजार है। सबसे पहला और बुनियादी औजार है विजुअल टेस्टिंग, वीटी। मतलब आंखों से देखना? सिर्फ आंखों से नहीं, ये सिर्फ टॉर्च लेकर देखना नहीं है। इसमें बोरोस्कोप या छोटे रोबोटिक कैमरों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें पाइप के अंदर सैकड़ों मीटर तक भेजा जा सकता है। ये मेडिकल एंडोस्कोपी की तरह ही है। ये तो सतह पर देखने के लिए हो गया। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि पाइप की दीवार कितनी मोटी बची है या उसके अंदर कोई दरार है, तब उसके लिए हमारे पास है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, यूटी। अल्ट्रासोनिक? इसमें एक प्रोब के जरिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पाइप की धातु में भेजा जाता है। ये तरंगें धातु के अंदर सफर करती हैं और जब वे दूसरी सतह से या किसी दरार से टकराती हैं तो वापस लौट आती हैं। और उससे पता चल जाता है? हाँ, इन तरंगों के लौटने में लगे समय को मापकर हम पाइप की मोटाई को 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की सटीकता से नाप सकते हैं। वाह! तो ये ठीक वैसा ही है जैसे मेडिकल में अल्ट्रासाउंड होता है? बिल्कुल। तो फिर पाइप का एक्सरे भी होता होगा? हाँ बिल्कुल, उसे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग कहते हैं। इसमें एक्सरे या गामा किरणों का इस्तेमाल करके पाइप की एक फिल्म बनाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर टूटी हड्डी का एक्सरे लेते हैं। और ये वेल्ड्स के लिए बेस्ट होगा, है ना? सही कहा। यह तकनीक वेल्ड के अंदर की खामियों को देखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। वेल्ड के अंदर कोई दरार है या हवा का बुलबुला रह गया है, ये सब एक्सरे फिल्म पर साफ दिख जाता है। तो फिर अल्ट्रासोनिक यानी यूटी और रेडियोग्राफी आरटी में से कब किसका इस्तेमाल करते हैं? क्या एक दूसरे से बेहतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई एक तकनीक सबसे अच्छी नहीं है, ये काम पर निर्भर करता है। यूटी बहुत तेज, सस्ता और सुरक्षित है। अच्छा।
अगर आपको बस सैकड़ों मीटर पाइप की दीवार की मोटाई जांचनी है तो यूटी सबसे अच्छा है, लेकिन आरटी आपको वेल्ड के अंदर की बहुत विस्तृत तस्वीर देता है जो यूटी शायद ना दे पाए। पर आरटी में तो रेडिएशन का खतरा होता होगा। हाँ, वो धीमा है, महंगा है और इसमें रेडिएशन के कारण कड़े सुरक्षा नियम अपनाने पड़ते हैं। तो असली कुशलता ये जानने में है कि किस स्थिति में कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। हमारे स्रोतों में कुछ और भी दिलचस्प तकनीकों का जिक्र है, जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ये कैसे काम करता है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग (MT) सतह पर मौजूद दरारों को खोजने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। ये हर धातु पर काम करता है? नहीं, ये सिर्फ उन धातुओं पर काम करता है जो चुंबक से चिपकती हैं, जैसे स्टील। इसमें पाइप के उस हिस्से में एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है और फिर उस पर लोहे का बहुत महीन पाउडर छिड़का जाता है। और फिर अगर सतह पर कोई दरार होती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र लीक होता है और वो पाउडर उस दरार पर एक लाइन में इकट्ठा हो जाता है, जिससे दरार साफ साफ दिखने लगती है। कमाल है। और एक आखिरी तकनीक जिसका जिक्र है, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी सतह की दरारों के लिए है, लेकिन ये किसी भी तरह की धातु पर काम कर सकती है, चुंबकीय हो या ना हो। अच्छा, ये कैसे काम करती है? इसमें पहले सतह को अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर उस पर एक बहुत चमकीले रंग का तरल मतलब एक डाई स्प्रे किया जाता है। ये तरल इतना पतला होता है कि वो बहुत बारीक दरारों में भी अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद सतह से फालतू डाई को पोंछ दिया जाता है। तो सतह तो साफ हो गई, लेकिन डाई दरारों में फंसा रहता है। बिल्कुल। और इसके बाद उस पर एक सफेद पाउडर जैसा डेवलपर स्प्रे किया जाता है। अच्छा, वो उसे बाहर खींच लेता होगा? हाँ, ये डेवलपर एक सोख्ता कागज की तरह काम करता है और दरारों में फंसे रंगीन डाई को बाहर खींच लेता है। सफेद पृष्ठभूमि पर ये रंगीन डाई एक लाइन की तरह उभर आता है और हमें पता चल जाता है कि दरार कहाँ है। तो इतनी सारी तकनीकें हैं, मतलब ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। लेकिन इन जांचों का कोई नियम कानून तो होगा। कोई भी अपनी मर्जी से तो ये तय नहीं कर सकता कि ये पाइप पास है या फेल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई वाइल्ड वेस्ट नहीं है। इसके लिए वैश्विक मानक और कोड तय हैं। ASME और API जैसी संस्थाएं नियम और कोड बनाती हैं। ये एक तरह की रूल बुक है। हाँ, जो बताती हैं कि पाइप कैसे डिजाइन किए जाने चाहिए, कैसे बनाए जाने चाहिए और उनकी जांच कब और कैसी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा कोड है जो खास तौर पर उन पाइपलाइनों के लिए हो जो पहले से चल रही हैं? हाँ, उदाहरण के लिए API 570 एक बहुत महत्वपूर्ण कोड है। ये विशेष रूप से उन पाइपलाइनों के निरीक्षण, मरम्मत और बदलाव के लिए दिशा निर्देश देता है जो पहले से सर्विस में है। तो ये बताता है कि जांच कब करनी है, कैसे करनी है और कितनी खामी चलेगी। बिल्कुल, कौन सी खामी कितनी हद तक स्वीकार्य है, ये सब उसमें लिखा होता है। तो जांच के बाद क्या होता है? मान लीजिए NDT से कोई कमी या दरार मिल गई, तो क्या इसका मतलब है कि पाइप को तुरंत बदल देना चाहिए? ये तो बहुत महंगा और मुश्किल काम होगा। पूरे प्लांट का डाउन टाइम हो जाएगा। हमेशा नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सिद्धांत काम आता है, जिसे फिटनेस फॉर सर्विस FFS कहते हैं। एक मिनट, ये फिटनेस फॉर सर्विस का सिद्धांत सुनने में थोड़ा जोखिम भरा लगता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें पता है कि इसमें खराबी है, लेकिन हम इसे फिर भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी को कैसे विश्वास दिलाते हैं कि ये वाकई में सुरक्षित है? ये एक जायज चिंता है और इसका जवाब इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में छिपा है। FFS का मतलब ये नहीं है कि हम जोखिम ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उस खामी का बहुत गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। कैसे? इसके लिए भी API 579 जैसे मानक हैं। हम ये गणना करते हैं कि उस खामी के बावजूद पाइप में कितनी ताकत बची है। हम यह भी हिसाब लगाते हैं कि जंग या कटाव की दर क्या है और उस हिसाब से पाइप की बची हुई जिंदगी कितनी है। हम सुरक्षा के बड़े मार्जिन लेकर चलते हैं। तो ये सिर्फ हाँ या नहीं का फैसला नहीं है, बल्कि एक पूरा वैज्ञानिक मूल्यांकन है। ठीक कहा। इसी FFS आंकलन के आधार पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है कि मरम्मत की जाए या पाइप को बदला जाए। और ये फैसला किन बातों पर निर्भर करता है? कई बातें देखी जाती हैं। खराबी कितनी गंभीर है, क्या हमारे पास कोई भरोसेमंद मरम्मत तकनीक है, मरम्मत या बदलने में कितना खर्च और डाउन टाइम लगेगा, और पाइप की अनुमानित बची हुई जिंदगी कितनी है। तो कभी कभी एक छोटी सी मरम्मत भी काम कर जाती है। बिल्कुल, कभी कभी एक छोटी सी सही तरीके से की गई मरम्मत पाइप की उम्र कई साल बढ़ा सकती है, जबकि कभी कभी तुरंत बदलना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प होता है। तो यह स्पष्ट है कि पाइपिंग इंस्पेक्शन केवल सतह पर दरारें देखने से कहीं ज्यादा है।
यह एक विज्ञान है जिसमें सही सामग्री चुनने से लेकर पाइप के दुश्मनों को समझने और फिर सही जासूसी तकनीक का उपयोग करके अदृश्य खतरों का पता लगाने तक सब कुछ शामिल है। हाँ, ये सुरक्षा, दक्षता और नियमों के पालन का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल। और ये सब कुछ दस्तावेजीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर आकर टिकता है। हर निरीक्षण का एक सटीक विस्तृत रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। ये रिकॉर्ड सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए नहीं होगा। नहीं, ये एक खजाना है। अच्छे रिकॉर्ड आपको समय के साथ हो रहे बदलावों को देखने में मदद करते हैं। वे डाटा को इंटेलिजेंस में बदलते हैं। मतलब सही दस्तावेज के बिना पिछला सारा काम अधूरा है। आप हर बार शून्य से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छे रिकॉर्ड के बिना आप सिर्फ आज की समस्या को हल कर रहे हैं। अच्छे रिकॉर्ड के साथ आप कल की समस्याओं को आने से रोक सकते हैं। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आ रहा है। हमने देखा कि निरीक्षण डेटा का उपयोग भविष्य की विफलताओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। इस सोचने पर मजबूर करता है, क्या भविष्य में औद्योगिक प्लांट इतने आत्मजागरूक हो सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। आपका क्या मतलब है आत्मजागरूक से? कल्पना कीजिए एक ऐसी प्रणाली की जो हजारों छोटे सेंसर और एआई का उपयोग करके लगातार अपने पाइपों के स्वास्थ्य की निगरानी करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्मार्ट वॉच हमारे स्वास्थ्य को ट्रैक करती है। वो खुद ही अपनी मरम्मत का समय निर्धारित करती है और समय समय पर होने वाले निरीक्षण से आगे बढ़कर निरंतर आत्म-मूल्यांकन की स्थिति में पहुंच जाती है। एक ऐसा प्लांट जो अपनी नब्ज खुद महसूस कर सकता है और बता सकता है कि उसे कब और कहां दर्द हो रहा है। ये भविष्य नहीं है, ये वर्तमान में होना शुरू हो गया है। सच में? हाँ, इसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। अभी तक हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते थे, यानी हर 5 साल में जांच करना, चाहे जरूरत हो या ना हो। अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां सिस्टम हमें खुद बताएगा कि उसे कब हमारी जरूरत है। तो ये तो सुरक्षा और एफिशिएंसी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। यह न केवल सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाएगा, बल्कि ये बहुत ज्यादा कुशल और किफायती भी होगा। पाइपिंग इंस्पेक्शन का भविष्य इसी डेटा चालित आत्म जागरूक दृष्टिकोण में है।